नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को आस्था आईएएस टेस्ट सीरीज का चौथा पार्ट करवाने जा रहा हूं, जो कि आज सब्जेक्ट ज्योग्राफी से है। इसके टोटल 150 क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। कहाँ से कहाँ तक? तो सदिया से धुबरी तक। कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? तो सदिया से धुबरी तक बनाया गया है। सदिया से लेके कहाँ तक? धुबरी तक। कौन से नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है? तो सदिया से धुबरी तक है। आप इस चीज़ को इतना याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। निम्नलिखित में से असत्य जोड़ा हम लोग को पहचानने कह रहा है। तो देखते हैं, बाण सागर परियोजना कौन से नदी पे है? सोन नदी पे। ये तो सही है। तुलबुल भी झेलम नदी पे है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे है। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पे है। यानी सारा का सारा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाण सागर कहाँ है? तो सोन नदी पे। तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो झेलम नदी। गांधी सागर कहाँ है? चंबल नदी। जवाहर सागर कहाँ है? तो चंबल नदी। गांधी जवाहर आप याद रखिएगा। गांधी जी साथ साथ रहते थे जवाहर के साथ, माने जवाहर जी साथ साथ रहते थे गांधी जी के साथ। तो दोनों ही कौन से नदी पे है? चंबल नदी पे। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम पे। जो ज़्यादा देखते हैं तुलबुल करता होगा वो झेलता होगा बहुत। बाण सागर सोन नदी पे। सोन नदी पे। बाण सागर कहाँ है? तो सोन नदी पे। सागरमाला परियोजना संबंधित है। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो बंदरगाह विकास से है। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो बंदरगाह विकास से है। देखिए, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा हिंद महासागर में दुनिया के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा संचालित होता है। जानते होंगे कि वैश्विक समुद्री व्यापार की महत्ता बढ़ रही है और हमारे हिंद महासागर में दुनिया के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा संचालित किया गया है। देखते हैं, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का है। बलन क्रिया किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। उसके तहत इस प्रकार के बल कार्य करते हैं: संपीड़न बल तथा तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। ऊपर उठे भाग को अपनति या धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। इस मोड़ को बलन कहते हैं। जो उठा हुआ भाग रहेगा उसको अपनति कहेंगे और नीचे वाला धंसे हुए भाग को क्या कहेंगे? अभिनति कहेंगे। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 5 नंबर। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिक क्षेत्र है, तब वो है धारवाड़। खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो धारवाड़। भारत का आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2005 में। भारत का आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में। भारत किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो केरल। भारत किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो केरल। तो कहाँ है? केरल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? हमें असत्य को मतलब जोड़ा का पहचान करना है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र दोस्तों नई दिल्ली में है। भूकंप तीव्रता की माप दोस्तों रिक्टर स्केल से की जाती है। ये भी सही है। भूकंप मापी की खोज जॉन मिल के द्वारा होता है। ये भी सही है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ये बात भी सही है। एक बार फिर से देखें, भूकंप से रिलेटेड 4 चीज़ आप लोग याद रखिए। एक तो भूकंप विज्ञान आंकड़ा कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिक्टर स्केल से। भूकंप मापी की खोज किसने की? तो जॉन मिल ने। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो ये लगी हुई है 3 देशों के साथ है। आप लोग को पता होगा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ ये लगता है, जबकि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी
सीमा रेखा साझा करती है। 10 नंबर सवाल में आ जाते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना के तहत संबंधित राज्य कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये चारों ही सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित राज्य हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। सदाबहार वन सामान्यतः असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें से कौन सा झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? तो ये है बुलर झील। इनमें से कौन सा झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? तो बुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना है दोस्तों। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी पर बना ये गोखुर झील है। ये झील कैसा है? तो गोखुर झील है। बुलर झील कैसा है? तो गोखुर झील। और तुलबुल परियोजना इसी झील पर है। इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है और ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हम लोग देखेंगे 13 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, नर्मदा नदी ही है जो कि अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम जानते होंगे कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी पे है। जो अमरकंटक चोटी का हाइट दोस्तों 1057 मीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 9,8795 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11.5% भाग गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। यह सबसे बड़ी नदी है अरब सागर में गिरने वाली। अनेक शहरों के डूबने की संभावना पर हाल ही में एक संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। IPCC द्वारा जारी किया गया। अनेक शहरों के डूबने की संभावना पर हाल ही में एक संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है IPCC द्वारा। जल प्रदूषण मानक का सही संबंध है। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी का सभी जल प्रदूषण मानक का सही संबंध है, यानी कि AQI, BOD, COD और PM 2.5 ये सारे ही जल प्रदूषक के मानक हैं। फेम किस चीज़ से संबंधित है? तो फेम दोस्तों विद्युत गाड़ियां से संबंधित है। आप जानते हो फेम का फुल फॉर्म जानते होंगे कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर से सुन लीजिएगा, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का संबंध, माने फेम का संबंध विद्युत गाड़ी उपयोग को बढ़ावा देने से है। इसका प्रथम फेज आप लोग को पता होगा कि 2015 से 2019 के बीच में चलाया गया था प्रथम फेज, तथा इसे ही बढ़ाकर अब 2022 तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा प्रदूषण मुक्त समाज को बढ़ावा देना है। लेकिन दोस्तों आप समझेंगे कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, तो लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए भी जो हम लोग को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना दोस्तों। ये देखिए मैं अपने मन से साइड से बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हमें कहा जा रहा है कि विद्युत गाड़ियों मतलब गाड़ी का उपयोग करने से संबंधित है। तो विद्युत गाड़ियाँ तो ठीक है, समझ में आता है कि तेल से नहीं चलाएंगे गाड़ी तो हमें प्रदूषण बच जाएगा, लेकिन आपको विद्युत तो चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए के लिए आप लोग कोयले पे निर्भर हो सकते हैं कि कोयला से आप विद्युत बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और फिर उससे गाड़ियों का बैटरी चार्ज करेंगे। तो आप कोयला से जब जला के विद्युत बनाएंगे तो फिर तो आप प्रदूषण बढ़ा ही रहे हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं हम रेन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देंगे। तो रेन्यूएबल एनर्जी पे आप किस पे ध्यान दीजिएगा? ज़्यादातर सोलर पावर पे। लेकिन जो सोलर पावर होता है, खुद सोचिए कि सोलर पावर जिस चीज़ से बनाया जाता है, सिलिकॉन वगैरह जो भी उसमें सामान यूज किया जाता है, तो उसका लाइफ स्पेन दोस्तों 25 साल तक होता है। 25 साल तक आपने जिस सोलर प्लेट को बनाया है सिलिकॉन वगैरह इस्तेमाल करके, तो वो 25 साल तक चल जाएगा। तो सोचिए आज हम लोग 2022 में जी रहे हैं, 25 साल बाद मतलब अप्रॉक्सीमेट 250 के आसपास सोचिए कि वो सब कचरे हो जाएंगे। सोचिए इतने सारे मतलब हाई लेवल पे आप सोलर प्लेट का निर्माण करेंगे और वो सारे के सारे 2050 में कचरे बन जाएंगे। तो उन सब कचरों को आप फेंकेंगे कहाँ?
इस मुद्दे पे आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि उस सब कचरों को कहाँ भेजें, फेंकेंगे। क्योंकि आज भी देख रहे हैं, जब पॉलीथीन का आविष्कार हुआ था तो हम लोग मान रहे थे कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया, अजूबा हो गया कि पॉलीथीन का आविष्कार किया। लेकिन जब आविष्कार हुआ था उस वक्त तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज उस आविष्कार के 50-60 साल बाद देखिए स्थिति क्या है। हम लोग प्लास्टिक को कचरा समझ रहे हैं, इतना ज़बरदस्त कचरा समझ रहे हैं, इतना खतरनाक प्रदूषण समझ रहे हैं। जल में पानी में मिल जाए तो पानी प्रदूषण हो जाएगा, हवा में जलाइएगा उसको तो हवा प्रदूषण हो जाएगा, वो मिट्टी में अगर दफनाइएगा तो मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा। माने हर जगह पे, और अगर उसको जलाइएगा उसके जो गैस निकलते हैं आपके स्किन में टच होगा तो आपको चर्म कैंसर का भी हो सकता है, स्किन कैंसर का भी खतरा है। अगर उसके धुआं आप अगर इनहेल करके ले जाते हैं शरीर में तो आपका फेफड़ा में जाके वो फेफड़ा ब्लॉकेज कर दे सकता है, मैंने हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। सोचिए कितना प्लास्टिक आज प्रदूषण कार हो गया। इसी प्रकार से जिस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप सोलर प्लेट को निर्माण कर, सोलर प्लेट के माने सोलर प्लेट लगाकर आप इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेंगे तो सोचिए आज से 25 से 30 साल के बाद ये सारे प्लेट मतलब यूजलेस हो जाएंगे। इसको आप कहाँ फेंकेंगे, कहाँ डंप करेंगे, ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे क्या? तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। फेम तो अच्छा है कि आप अगर कोयला से बिजली नहीं बनाएंगे तो सोलर से बनाना पड़ेगा। सोलर सोलर 25 साल तक तो चलो ठीक है कि काम कर रहा है, लेकिन 25 साल के बाद कोयले से अगर बिजली बनाते हैं फिर तो आप प्रदूषण बढ़ा ही रहे हैं। तो मेरे समझ से एक बार इस चीज़ पर सरकार को गौर करना चाहिए। आगे देखिए, फिलहाल आप 16 नंबर के क्वेश्चन को समझ गए हैं। और ये सब दोस्तों देखिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये साइड से, ये सब या तो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे या इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में ना हिट होने चाहिए कि इसका प्रो और कॉन्स क्या है, माने इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नज़दीक के फ़ायदा के लिए दूर का ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा दें। जब पॉलीथीन का, आप ऐसे सोचिए कि पॉलीथीन का जब आविष्कार हुआ था तो उस समय में कितना फ़ायदा हो रहा है। आज भी सोचिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको पॉलीथीन में करके दे दिया जाता है। फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन जब आप उसे यूज करके प्लास्टिक को हटाते हैं, कचरे बॉक्स में भेजते हैं तो देखते हैं कहाँ जाता है सब कचरा। वो सब एक टाइम पे जाके नदी से बहते हुए समुद्र में ही जाता है, समुद्री जल में जाके घुल जाता है। वहाँ का जो परितंत्र है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, इतना नुकसान पहुँचाता है कि वहाँ के जो जलीय जीव हैं वो मर रहे हैं। सोचिए अगर समुद्र में एक भी इकोसिस्टम का एक लेयर भी खराब होता है तो पूरा समुद्री इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। जिस वजह से फिर अगर आप खुद सोचिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम जैव विविधता हमारे समुद्र में ही है, और वही खराब हो जाए तो फिर पृथ्वी पे बचेगा क्या? तो ये सारी चीज़ आप पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप जो कि बीपीएससी के मेंस के GS 2 पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सबको आप धीरे धीरे चर्चा करिए, दिमाग में लाइए, सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। भारत के प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्षेत्र धीनोधर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों गुजरात में। भारत के प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्षेत्र धीनोधर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। देखिए कुछ और ज्वालामुखी क्षेत्र का नाम आप जान लीजिए जो कि हमारे भारत में है। एक बैरन द्वीप का पर नाम सुनबे को करते हैं कि नारकोंडम है अंडमान द्वीप पर, बारतांडा है। देखिए बैरम द्वीप, नारकोंडम और बारतांडा कहाँ है? अंडमान द्वीप पे। कौन सा? बैरम, नारकोंडम और बारतांडा अंडमान द्वीप पे है। दक्कन ट्रैप दोस्तों महाराष्ट्र में है। दक्कन ट्रैप कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और घीनोघर पहाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में। घीनोघर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। और धोसी पहाड़ी कहाँ है? तो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर है। धोसी पहाड़ी कहाँ है? तो धोसी पहाड़ी है हरियाणा राजस्थान के सीमा पर। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित कहाँ है? तो हैदराबाद में है। 90 नंबर कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो आप लोग को पता होगा कि ये कितने में किया गया है? तो 4 में। भारत के भूकंपीय इतिहास अर्थात बारंबारता व तीव्रता वाले क्षेत्रों के अध्ययन के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसको आप सिस्मिक जोन 5, 4, 3 एंड 2 1। देखिए यहाँ ध्यान देखिए नाम कैसे दिया गया है। सिस्मिक जोन कैसे कैसे नाम दिया गया? 5 नाम दिया गया, 1 हो गया, 4 नाम दिया गया, 3 नाम दिया गया, 2 नाम दिया गया।
एक दोस्तों नाम नहीं दिया गया। अगर अगर इससे कोई पूछे कि एक भी नाम दिया गया है तो बताइएगा कि एक नाम नहीं दिया गया है। चार पेटी, चार श्रेणी में बांटा गया, चार जोन में, 5 4 3 2, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सिस्मिक जोन 5 और 4 जो होते हैं बहुत ही खतरनाक जोन होते हैं। इसमें हमारा बिहार भी शामिल है, इसी 5 4 में हम लोग का स्टेट शामिल है दोस्तों। तो सोच लीजिए अब आने वाले टाइम पे 15 20 सालों में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, क्योंकि 1934 में एक बहुत भयानक भूकंप आया था हमारे बिहार स्टेट में। तो फिर 1934 बहुत दूर नहीं है, 12 13 साल हम लोग पीछे हैं चल रहे हैं, तो शायद संभव हो सकता है। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, डरिए मत। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है तो पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है कहाँ, तो पटना में की गई है। जनसंख्या घड़ी के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये कितनी है दोस्तों, तो ये है 139 करोड़। मतलब अब भी ये नहीं बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार तो एक 121 करोड़ है। बोल रहा है कि वर्तमान में इस वक्त कितना है, तो 139 करोड़ है दोस्तों। 2021 का जब जनगणना का रिपोर्ट, 2021 के जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो उसमें शायद 140 करोड़ जनसंख्या की बात किया जाएगा। फिलहाल हम लोग को 121 करोड़ जनसंख्या याद रखना है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला का नाम सुने होंगे, ये कहाँ किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33.3% होना चाहिए। पारिस्थितिकी शास्त्र के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम 1/3 यानी कि 33.3% भूभाग का आच्छादन वनों से आवश्यक है। वर्तमान में भारत में 23.8% वन है दोस्तों। बिहार में 16.8% वन आच्छादित है। बिहार सरकार का लक्ष्य है ना 2022 तक इसे पूर्ण करने का, माने बिहार सरकार कहना चाहते हैं कि हम 2022 तक 33.33% ले आएंगे वन का। वैसे ये जो डेटा अभी मैंने दिखाया है, ये वाला दोनों, ये 2020 का ही डेटा है शायद, अभी मतलब 2020 की 2018 का डेटा है, पुराना डेटा है मतलब। और अभी जो इस साल अभी एक सप्ताह पहले भारत वन वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को तो बस खाली ये याद रखिए कि 33% चाहिए, लेकिन जो अभी मैंने डेटा बताया इसको आप एग्ज़ाम के मैं 1 2 सप्ताह पहले ये डेटा मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप घबराइए ना। मैं एक एग्ज़ाम जो 67 का 30 अप्रैल को रखा गया है, इसके पहले मैं 10 से 15 दिन पहले जो भी मैं डालूंगा वीडियो, वो समझिए कि एग्ज़ाम में एकदम क्वेश्चन उससे आना ही आना है। तो मतलब ऐसे मैं 15 से 20 नंबर का तैयारी करवाऊंगा उस टाइम में, जो कि आएगा ही आएगा। और उसको आप अभी से तैयारी करिएगा तो याद नहीं रह पाएगा, उसको उसी वक्त याद करिएगा। चलिए 24 नंबर, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नागरहोल कहाँ है, तो कर्नाटक में। यहाँ पे एशियाई हाथी पाया जाता है, एशियाई हाथी के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी देखा जाता है बड़ी संख्या में। नागार्जुना सागर बांध कहाँ अवस्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। नागार्जुना सागर बांध कहाँ है, तो गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर। और तेलंगाना के नलगोंडा जिला के समीप पर नंदीकोट ग्राम के पास नागार्जुना सागर बांध बनाया गया है। हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो ये कौन सी है दोस्तों, पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल है, ठीक है। ये 11.215 किलोमीटर में बनाया गया है। निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी को पहचान करने कह रहा है, तो असत्य कौन सा है, तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, ये गलत है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में नहीं होता है, यानी कि असत्य कथन पहचानने करा था ये है। लेकिन पहला देखिए, जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, कपास का गुजरात, चाय का असम, आप याद रखेंगे। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ है, तो चिनाब नदी पे। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पे है दोस्तों, तो चिनाब नदी पे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है
कि 29 नंबर कि किस नदी पर उद्गम स्थल भारत में नहीं है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ये कौन सी नदी का नहीं है, तो सतलज नदी नहीं है। सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल के में है। राक्षस ताल आप कहाँ है, आप याद रखेंगे, ये दोस्तों राक्षस ताल मैंने लिखा हूँ, राक्षस ताल में है, कहाँ, मानसरोवर के नज़दीक। ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। दक्षिण पूर्व मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ये आप जानते होंगे। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था। तो देखिए कालीकट को कोझिकोड ही कहलाता है। ये कहाँ है कोझिकोड, तो ये केरल राज्य में अरब सागर के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। भूटान राष्ट्र के साथ किसकी किसकी सीमा नहीं मिलती है। तो देख लीजिए आप, ये अगर पता चल जाए कि भूटान की सीमा किसके किसके साथ लगती है, तो जो नहीं लगने वाला चीज़ को पता कर लेंगे। तो भूटान के साथ दोस्तों सिक्किम का सीमा, पश्चिम बंगाल का सीमा, अरुणाचल प्रदेश का सीमा और असम का सीमा। सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का और असम का सीमा लगता है भूटान के साथ, लेकिन मेघालय का सीमा नहीं लगता है, यानी कि आंसर मेघालय हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री स्थित कहाँ है दोस्तों, तो ये अंटार्कटिका पे है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है। भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो 5 सीमा। भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो 5। एक्चुअली में ये जो है 5, एक्चुअली में ये 5 आंसर इस प्रकार नहीं होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। आंसर तो 5 है, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए आप एक चीज़ समझाते हैं। हालांकि इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं 1-2 बार और एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन फिर से कर देता हूँ। देखिए आप बिहार को पहले बिहार से समझिए कि बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कहाँ से, नेपाल के साथ। लेकिन बिहार से बताइए समुद्री सीमा लग रहा है, नहीं। अब आता हूँ, आप बात करता हूँ झारखंड से। झारखंड का क्या समुद्र से सीमा लग रहा है, नहीं। क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा लग रहा है, नहीं। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये मान कर दिया गया है कि झारखंड जैसे जैसे कि मैंने ना तो कोई वाटर बॉडी के साथ उसका सीमा शेयर कर रहा हो और ना ही कोई दूसरे देश के साथ सीमा कर रहा हो। ऐसे देश पूछा जाए तो बताइएगा 5। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो बताइए ऐसे ना 20 राज्य हैं जो कि 20 राज्य स्थल राज्यों की श्रेणी में आता है। इनमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। मेरे कहने का मतलब हो रहा है कि टोटल मतलब कि 5 राज्य, ये जो मैं 5 राज्य के बताया वो 5 राज्य कौन से हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो आप इस चीज़ से ऐसे याद रखेंगे। इनमें से केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार, केंद्र शासित प्रदेश बोले तो यूनियन टेरिटरी का विस्तार 3 राज्यों में है। कौन सा वो है, तो वो है पुदुचेरी के बारे में आप जानते होंगे कि ये आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। अब देखिए इसके बारे में आपको याद करवा देता हूँ। यनम सुनते होंगे, ये पुदुचेरी का ही एक भाग है, एक शहर है यनम। ये जो यनम है दोस्तों ये आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहला हो गया, पहला स्टेट कंप्लीट। एक है कराईकल, यनम कराईकल, ये दोस्तों तमिलनाडु में है। दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। तीन राज्यों में है ना, तो 2 राज्य हो गया ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और तीसरा है जिसको खुद कहते हैं माहे, ये है केरल में, माहे केरल में। तो 3 राज्य हो गया ना, आंध्र प्रदेश यनम, तमिलनाडु कराईकल, केरल माहे, तथा खुद एक मूल पुदुचेरी भी शामिल है। खुद एक पुदुचेरी बोल के एक शहर है वो। तो 4 शहरों को मिला के समझ लीजिए कि वो बनाया गया है पुदुचेरी। एक तो खुद पुदुचेरी हो गया, एक यनम, एक कराईकल, माहे कहाँ है, केरल में। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। यनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए
निरक्षेप आर्द्रता किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्राम प्रति घन मीटर में। निरक्षेप आर्द्रता पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ग्राम प्रति घन मीटर में। वायु के प्रति आयतन की उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरक्षेप आर्द्रता कहते हैं। क्या? वायु के प्रति आयतन के उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरक्षेप आर्द्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड डिपोजिशन ह्यूमिडिटी। देखिए, निरक्षेप आर्द्रता का अंग्रेजी बोला जाता है डिपोजिशन ह्यूमिडिटी। ठीक है, डिमोडिटी। तो इसका डिफिनेशन कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ एयर, माने एयर का एक वॉल्यूम में, एयर का प्रत्येक वॉल्यूम में, माने एक वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है। मतलब कि सीधा सीधा समझिए कि 1 ग्राम हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, बस उसी को कहेंगे डिपोजिशन ह्यूमिडिटी, निरक्षेप आर्द्रता। समझ गए ना? इसको ना, और जानबे करते हैं वॉल्यूम को किस चीज़ में मापा जाता है? मीटर क्यू में। इसी मीटर क्यू को कहते हैं क्यूबिक मीटर कहते हैं। तथा दाब परिवर्तन से निरक्षेप आर्द्रता का मान बदलता है, क्योंकि इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। चलिए, इससे बहुत कुछ आपको पता चल गया। हम देखेंगे लेटेराइट मृदा किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? तो ये है मंडलीय मृदा। देखिए, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा मंडलीय समूह वाली मृदा का उदाहरण है। मंडलीय समूह वाली मृदा का उदाहरण कौन है? तो लेटेराइट मिट्टी और लाल मृदा। मंडलीय में एक लेटेराइट भी आता है, एक लाल मिट्टी भी आता है। ठीक ना? आईसीएआर द्वारा वर्गीकृत मृदा समूहों में जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी इत्यादि शामिल हैं। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, क्रोमाइट का किस राज्य में होता है? तो ये होता है उड़ीसा में। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। और उड़ीसा के भी कटक में, उड़ीसा के कहाँ? कटक में एवं केओंझर जिले में क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा के अलावा वैसे कर्नाटक के हासन जिले से भी क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कौन सा जिला? हासन जिला। कर्नाटक के कौन सा जिला? तो हासन जिला। यहाँ से भी क्रोमाइट पाया जाता है, उड़ीसा से, केओंझर जिला और कहाँ? कटक जिला से। तो आप लोग को इतना हो गया कि क्रोमाइट के बारे में पता। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है? तो ये तो आप जानते होंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान में है। सेलुलर जेल इसी पे है, पोर्ट ब्लेयर में, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। शिवालिक का विकास हुआ है। शिवालिक का विकास कौन से युग में हुआ है? तो ये हुआ है प्लेओसिन युग में। शिवालिक का विकास कब हुआ है? तो प्लायोसिन युग में। घास के मैदान जो सुमिलित नहीं है, मतलब जो सुमिलित नहीं है, जो सही कथन कौन है जो बताइए। लेकिन देखिए, सवाना दक्षिण अफ्रीका में सही है, पंपास अर्जेंटीना में सही है, डॉन भी ऑस्ट्रेलिया में सही है, प्रेरिजी उत्तर अमेरिका में सही है, सब सही है, यानी गलत ऑप्शन कोई नहीं है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। सवाना कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। पंपास अर्जेंटीना। डॉन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। प्रेरिज कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका। 2020-21 में भारत, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि देख लीजिए, आंसर देख लीजिए एटलीस्ट। 2020-21 में भारत के किस कृषि उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात किया गया है? तो ये किया गया है चावल का। सबसे अधिक बागवानी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक बागवानी उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था सल्तनत कालीन शासक ने। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सल्तनत कालीन शासक ने। भाखड़ा नंगल परियोजना का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ है 1948 में। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। यह परियोजना 1948 में बना था। इससे पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
इनमें से कौन सी नदियाँ तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? तो ये कौन सी नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदी। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी। और कौन से सीमा में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? तो ये तीनों ही करती है, गंगा को छोड़ के। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 48 नंबर, इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? कौन सी किस्म नहीं है? तो ज्वाला। ज्वाला चावल की किस्म नहीं है। चावल की किस्में में प्रमुख किस्में देखिए कौन सी है। जमुना, करुणा, जमुना, करुणा, याद करिएगा सब। जमुना, करुणा, जया, कांची। जमुना, करुणा, जया, कांची। जमुना, करुणा, जया, कांची। जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। रिपीट करिए। जमुना, करुणा, जया, कांची। जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। विजया, पद्मा। विजया, पद्मा। विजया, पद्मा। अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। याद हो गया। जमुना, वरुणा, जमुना, करुणा, जया, कांची। जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। चलिए, तो इतना हो गया ना। अब देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोडाई कुनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है पालनी पहाड़ी पे। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो पालनी पहाड़ी पर। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो ये ई ऑप्शन होगा इसका। क्यों? क्योंकि देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी है। और कहाँ है? उड़ीसा के बाद आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश में भी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी। तो ये इस तरीके से ऑप्शन दे दिया है, तो आप समझ रहे होंगे कैसा है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा कहाँ है? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। झारखंड का एक पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम होता है, तो पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास। निम्नलिखित में से किसे केप कोमेरीन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किसे केप कोमेरीन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। अन्नम मलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। कहाँ मिलती है? तो अन्नाई मुड़ी पे मिलती है। अन्नम मलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो अनाई मुड़ी पे। जानते होंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। किसकी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुड़ी। कितना ऊंचाई है? तो 2697। यहाँ पर अन्नामलाई इलायची पहाड़ी एवं पालनी पहाड़ी मिलती है। सुंदरवन क्षेत्र है। सुंदरवन क्षेत्र है सघन मैंग्रोव वन का। सुंदरवन क्षेत्र में क्या है? तो सघन मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव के वृक्ष की जड़ जालीदार होने के कारण तटीय मिट्टी के कटाव रोकने एवं सागरीय लहरों को रोकने में सक्षम होती है। तो देखिए 58 नंबर, इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों को प्रायद्वीपीय पठार की अपवाद नदियां मानी जाती है, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है, ऐसे भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है। ठीक है, तो ताप्ती के बारे में जाने होंगे। नर्मदा को ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है।
तो देखते हैं अब 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांडव एवं बारदा बारदा बरदा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। मांडव एवं बरदा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। देखिए गुजरात की कुछ प्रमुख पहाड़ी है, और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में। मैंने अगर सजाने कहा जाए कि उत्तर से दक्षिण सजाइए तो कैसे सजाइएगा, तो देखिए याद रखिए। पहले पहले आप कच्छ की खाड़ी याद रखिए, कच्छ की खाड़ी, फिर मांडव की पहाड़ी पहाड़ी याद रखिए, फिर वर्धा की कहानी, ये वाला जो वर्धा है इसको भी मैं लिखता हूँ, वर्धा की पहाड़ी लिखिए, फिर गिरनार की पहाड़ी लिखिए, और फिर लास्ट में गिर की पहाड़ी लिखिए। मैंने KMVGG, KMVGG, KMVGG करके याद रखिए। के बोले तो कच्छ की कहा पहाड़ी, एम बोले तो मांडव पहाड़ी, वी बोले तो वर्धा पहाड़ी, गिरनार और गिर, गिरनार गिर, गिरनार गिर, गिरनार गिर, गिरनार गिर, ये भी बोले तो बरदा, बरदा, एम बोले तो मांडव, के बोले तो क्या हो जाएगा, कच्छ। तो आपको याद हो गया ना, उत्तर से दक्षिण तक सरियाने अगर कोई कहेगा तो सरिया दीजिएगा गुजरात का पहाड़ी। KMVGG, कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, वर्धा की पहाड़ी, और गिरनार और गिर। पहले गिरनार है फिर गिर है। हारौती के पठार के नाम से प्रचलित है, क्या प्रचलित है, तो मालवा का पठार। हारौती के पठार के नाम से प्रचलित है, तो मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, मालवा का पठार। मालवा का पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। जब यही मालवा का पठार राजस्थान में चला जाता है तो उसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। चलिए तो हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पारसनाथ हिल के बारे में। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन ई, क्योंकि हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन कहीं भी झारखंड का पारसनाथ हजारीबाग पठार की चोटी यानी छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ई हो जाएगा। हाँ, मालदा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है, तो पीट मृदा। मालदा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है, तो पीट मृदा। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो ये है वाराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो वाराही नदी पर। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, मतलब असत्य कथन को पहचानने कह रहा है। तो गोदावरी डेल्टा को देखेंगे जो कि तेलंगाना में नहीं है, बाकी महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, कावेरी तमिलनाडु। कावेरी कहाँ है, तमिलनाडु में, कृष्णा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, महानदी कहाँ है, उड़ीसा में। फिर से देख लीजिए, महानदी उड़ीसा में, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, गोदावरी तेलंगाना में नहीं होके कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और कृष्णा भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कावेरी कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में हुई, तो वो हुई बंगाल में। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में हुई, तो बंगाल में हुई। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य है, कौन है, तो वो है तमिलनाडु। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक अगर चीनी कारखाना पूछे ना तो बताइएगा महाराष्ट्र में। चीनी कारखाना कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल कब दिन और कब रात बराबर होते हैं, तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को और 21 मार्च को विषुव या इक्विनॉक्स होते हैं। 68 नंबर कह रहा है कि मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है, मेघालय का पठार, तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय खंड का। जब अर्धचंद्रक होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का कोण
कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कोण कितना होता है? 90 डिग्री। प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा कितना है? तो 6100 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीप समूह मिला के पूछे तो बताइएगा 7516 किलोमीटर। द्वीप समूह मिला के कितना है? 7516 किलोमीटर। जब अंडमान लक्षद्वीप सब मिला देंगे तब। ऐसे अगर सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा पूछे तो बताइएगा 6100 किलोमीटर। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो कौन है? तो वो नाथुला है। कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो नाथुला दर्रा, जिसका ऊंचाई 14,450 फीट है दोस्तों, मीटर नहीं है। 14,400 फीट मीटर है। मोजिला दर्रा की ऊंचाई, ये जो मोजिला देख रहे हैं, सॉरी इसमें जोजिला है, जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट है। ठीक है ना। चलिए, भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भाग में बांटा गया है? तो 5 भागों में। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, किसको बोला जाता है? कानपुर को। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है किसको? कानपुर को। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलहेर। सलहेर 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 निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में नहीं है? तो सलहेर। सलहेर। बाकी गलीकोंडा, सिंकराम और मादुगुला कोंडा, ये सारे पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में हैं। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील। बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल से स्पर्श नहीं करता है? तो भागलपुर पश्चिम बंगाल से स्पर्श नहीं करता है। बाकी किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया ये पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है। पूरब से पश्चिम बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो ये है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस जिले में आर्कियन शैली का विस्तार नहीं है? तो ई ऑप्शन। आर्कियन शैली का विस्तार कहाँ नहीं है? तो गया, नवादा, मुंगेर, बांका। इसके अलावा बांका जिलों में ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, क्वार्टजाइट से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। इन चारों में ही आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। कई जिलों में क्वार्टजाइट के अलावा स्लेट और फिलायर भी मिलता है। ठीक है ना। बिहार का विशाल मैदान अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का विशाल मैदान अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 96%। कितना? केवल लगभग 96% है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। पूछ रहा है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है। समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 173 फीट है दोस्तों। अगर मीटर में बोलें तो केवल 53 मीटर है। 53 मीटर है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला आंसर सही माना जाएगा। ठीक ना। और मुझे ये 53 मीटर ये सही माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ई दिया है, मैंने बुक में, मैंने जो आस्था का प्रैक्टिस सेट है तो उसमें आंसर ई दिया है। तो अगर 173 फीट होगा और यहाँ पे लगभग 53 मीटर दे ही रहा है तो ऑप्शन ए बनाइएगा, ई नहीं बनाइएगा। ठीक ना। बिहार का इनमें से कौन सा जिला गंगा के दक्षिण में अवस्थित नहीं है? तो पूर्णिया। पूर्णिया जिला जो है गंगा के दक्षिण में अवस्थित नहीं है। बाकी पटना, बक्सर, भागलपुर दक्षिण में अवस्थित है। भिखना कोठी के, यहाँ भिखना कोठी नहीं भिखना ठोरी होना चाहिए, वह मरबान दर्रे स्थित कहाँ है? तो ये सोमेश्वर दून में है। भिखना ठोरी यहाँ पे होना चाहिए सोमेश्वर से। देखिए इसका आंसर क्या पढ़ लेता हूँ। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना कोठी, इसमें भी आंसर में भी भिखना कोठी ही लिखा है तो मान के चलिए भिखना कोठी। फिर से सुनिए। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना कोठी तक लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इस श्रेणी के
शीर्ष भाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है। इसमें सोमेश्वर, भिखना कोठी और मरवात प्रमुख दर्रे हैं जो नदी के बहाव के कारण निर्मित हुए हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है, तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बिहार की जलवायु मानसूनी है, जिसे संशोधित उस उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW विभाग में थार्नबाट के अनुसार CAW है। थार्नबाट के अनुसार क्या है तो CAW, तथा ट्रिवार्था के अनुसार उत्तरी भाग CAW तथा दक्षिणी भाग AW है। AW दक्षिणी भाग क्या है AW। ये जो बिहार है ना, इस तरीके से बिहार, तो ये जो गंगा के ऊपर में क्या है CAW, गंगा के नीचे में AW, ठीक ना। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं तो हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, नॉर्वेस्टर एवं इसके अलावा भी एक और है ग्रीष्मकालीन तूफान और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशील। बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है तो ये नदी अजय नदी है। बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है तो अजय नदी है। इनमें से कौन सा जलकुंड बिहार में नहीं है, पहले पूछ रहा है कि कौन सा जलकुंड बिहार में नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जलकुंड बिहार में हैं। पंचतर जलकुंड भी बिहार में है, भीमबांध भी है, भरारी कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है। पंचतंत्र जलकुंड, भरारी कुंड, भीमबांध, ऋषि कुंड ये सभी बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। दोस्तों, गंगा बेसिन का सबसे बड़ी नदी कौन सा है तो ये है गंडक नदी। गंगा बेसिन का सबसे बड़ी नदी कौन है तो गंडक। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 9 अगस्त को। देखेंगे अब अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बनी वस्तुओं पर बिहार में कब से प्रतिबंध लगा दिया गया है तो 14 दिसंबर से। ये ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ बातें कि हमने किया था। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बनी कुछ वस्तुओं पर बिहार में कब से प्रतिबंध लगना है तो लगना है 14 दिसंबर से, मैंने पिछला जो बीत गया। भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती है तो ये पाई जाती है 6। भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती है 6। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन सा देश संचालित है तो वो कौन सा देश है तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन सा देश संचालित है ग्रेट ब्रिटेन। आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल देश है। अगर कोई पूछे कि जैसे भारतीय प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं ना, उसे ही आइबेरिया प्रायद्वीप है, उस पे स्पेन और पुर्तगाल देश है। कौन सा देश है स्पेन और पुर्तगाल कहाँ है तो आइबेरिया प्रायद्वीप पे। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग कहाँ है तो बेनेलक्स में है। बेनेलक्स देश कौन से हैं तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा देश आएंगे तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा आएंगे तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और यूनाइटेड किंगडम में कौन आएंगे तो ग्रेट ब्रिटेन वाले तीनों देश और उसके साथ साथ उत्तरी आयरलैंड। तो देखिए, एक इंग्लैंड अपने आप में देश हो गया, इंग्लैंड से बड़ा हो गया ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें कि इंग्लैंड खुद आएगा, स्कॉटलैंड और वेल्स आएगा। और यूनाइटेड किंगडम में बात करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। बेनेलक्स कंट्री कौन से हैं तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेनेलक्स कंट्री कौन से हैं तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। आइबेरिया प्रायद्वीप पे कौन है तो स्पेन और पुर्तगाल। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो ये है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा मार्ग है। इसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। दोस्तों, आजकल रूस बहुत ही चर्चा में है और रूस हमारे मतलब कि रूस और यूक्रेन में विवाद बहुत ज़्यादा मतलब हाईली टेंस हो गया है। तो ये बहुत ही कभी भी रूस एक यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन को जीत सकता है। मतलब थर्ड वर्ल्ड वार का
मतलब आगाज हो रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। बुहांग नुई नदी जिसके जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, किस देश में प्रवाहित होने वाली नदी है? तो ये है न्यूजीलैंड। जब बुहांगा नुई नदी जिसके जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, वो कौन सी नदी है? तो न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो क्या स्थित है? तो तस्मान सागर है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है? तो तस्मान सागर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो आपको पता होगा, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। एक बार 94 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखिए। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में क्या कहते हैं? तस्मान सागर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ या तो कोरल सागर है। ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल सागर किधर है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में यहाँ पे तस्मान सागर है, और उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में सीधे अपोजिट में क्या है? तो वो अपोजिट में कोरल सागर या तो कोरल सागर या बैरियर रीफ है। तो इधर कोरल सागर याद रखिए, इधर तस्मान याद रखिए, माने के टी याद रखिए, कोरल के टी, माने ऊपर में के नीचे में टी, कोरल सागर, और ये तस्मान। कोरल सागर को ही क्या कहा जाता है? ये मत भूलिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर है। और उत्तर पश्चिम में ये वाला जो है इसको कहा जाएगा तिमोर सागर, और यहाँ पे कहा जाएगा दक्षिण में तस्मान सागर। ये तस्मान सागर हुआ और ये तिमोर सागर। चलिए अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूरज से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। वायुमंडल में जलवाष्प का कितना अनुपात है? वायुमंडल में जलवाष्प का कितना अनुपात है? तो ये है ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, उपस्थिति जलवायु को मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, हवा में जितना जलवाष्प उपस्थित होता है तो उसी को हम लोग आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायुमंडल के जलवाष्प का अनुपात 0.4% तक पाया जाता है, अर्थात अवस्थिति परिवर्तन के साथ इनके अनुपात में भी परिवर्तन होता है। समान तौर पे तो इतना होता है, लेकिन जैसी आप सिचुएशन को बदल देंगे तो ये भी बदल जाएगा, इसलिए ऑप्शन में सही अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। आपको अब सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है, तो दीजिए जवाब। देखिए मिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया मिलेगा बिल्ली बिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। सुनामी को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली। और चाइना को क्या कहा जाता है? टाइफून। जापान में भी टाइफून ही कहा जाता है। भारत में आपको पता होगा चक्रवात कहा जाता है। और अमेरिका में हरिकेन, मतलब जो साइक्लोन आता है, साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली कहेंगे। चीन में टाइफून, जापान में टाइफून कहेंगे, और भारत में चक्रवात कहेंगे, यूएसए में हरिकेन कहेंगे। इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यूरेनियम को। मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है? यूरेनियम को। तो पंबन द्वीप स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य। सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है? तो ये होता है सागर तल में। सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है? तो सागर तल में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। लू हमारे उत्तरी भारत में कहा जाता है। मिस्ट्रल राइन नदी में कहा जाता है। मिस्ट्रल राइन नदी में नहीं कहा जाता है। और कौन असम पर्वत में है। लेबोटेर दक्षिण भारत का है। फिर से देख लीजिए, लू को उत्तरी भारत या पाकिस्तान में भी लू ही कहा जाता है। फौन को, ये जो कौन नहीं फौन है, फौन में अल्पस पर्वत पे है के उत्तरी ढाल में प्रवाहित है। और मिस्ट्रल राइन नदी में है। और लेबोटेटर दक्षिण भारत में, दक्षिण, इसमें शायद गलत दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ गलत दिया है।
इसमें कुछ गलत ऑप्शंस दिया है, आप 101 को छोड़ दीजिए, मत याद करिए इससे, मैं बाद में बता दूंगा। अगले मतलब आने वाले कुछ और प्रैक्टिस सेट्स हैं ना, उसमें से मैं इसको क्लियर कर दूंगा एक दिन। आप देख लीजिए 102 का, 102 का भी आंसर ई ही बता रहा है, और इसमें सब कथन सही। सवाना ये तो ऊपर में हो ही गया, पंपास अर्जेंटीना में, डॉन ऑस्ट्रेलिया में होता है, प्रेरिजी उत्तर अफ्रीका में। इसमें नया इस बार डॉन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो ये है इटली में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो इटली में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? तो इटली में है। कुछ क्वेश्चन आस्था में भी गलत दिए हैं, तो जो गलत दिए हैं उसको मैं बता ही दिया हूँ कि इसको आपको छोड़ देना है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के और आगे बढ़ जाइए। अभी और भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, अभी ये ख़त्म होगा तो मैं दृष्टि के 15 सेट करवाऊँगा। 15 सेट में लगभग 8 से 9 सेट पूरा फुल डिस्कशन होगा, मैंने एक सेट चलेगा लगभग 2 घंटे के ऊपर का ही लेक्चर होगा। तो दृष्टि का एक अच्छे से करवाऊँगा। दृष्टि के 15 सेट ख़त्म करने के बाद परफेक्शन आईएएस का बताऊँगा। परफेक्शन आईएएस के टोटल 30 सेट्स हैं, उस 30 सेट्स के मैं शुरुआती के 8 से 9 सेट भी पूरा डिटेल में बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ बनेंगे। तो इन दोनों को, दृष्टि प्लस परफेक्शन आईएएस को आप अच्छे से करेंगे। और एडिटोरिया का मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, श्योर सक्सेस का अपलोड कर दिया है, आस्था भी 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। तो इन सारे ही प्रैक्टिस सेट को आप 3 से 4 बार एग्ज़ाम से पहले लगा लेंगे। और फिर अगर एडिटोरिया की तरफ से कोई नया बुक लॉन्च होगा 67th के लिए, तो उस बुक को कवर करा दूंगा। बस इतना ही प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है, अब इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस सेट आपको नहीं बनाने हैं। उसके बाद फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। और मैं जो डेली अब वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब कि सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से, मतलब उसमें कि मतलब पूरा वही क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो एग्जाम्स में आने वाले होंगे। तो आप घबराएं नहीं, सब कुछ आपको कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देखें 104 नंबर क्वेश्चन, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो उसके धड़ पर बलयों की संख्या की गिनती करके। पेड़ की आयु का पता लगाया कैसे जा सकता है? तो उसकी धड़ पर बलयों की संख्या की गिनती कर। कोपाकवान पुलिन कहाँ अवस्थित है? कोपाकवाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है रियो डी जेनेरियो में। कोपाकोविन पुलिन कहाँ है? तो ब्राज़ील के नगर है रियो डी जेनेरियो के दक्षिण भाग पर स्थित है। इस पुलिन की लंबाई 4 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? तो ये है योकोहामा। निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? योकोहामा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की लंबाई कितनी है? तो ये है 4700 मील। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की लंबाई कितनी है? तो 4700 मील। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव होता है? तो ये होता है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव होता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। मेडेंसिन रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई है? तो ये खींची गई है कनाडा अमेरिका के मध्य में। देखिए मेंडेंसिन रेखा कहाँ से कहाँ है? तो कनाडा अमेरिका के मध्य है। मेडेंसिन रेखा कहाँ है? तो कनाडा अमेरिका के मध्य है। 17वीं पैरेलल लाइन कहाँ है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य है। 17वीं पैरेलल लाइन कहाँ है? तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य। 38वीं 38 पैरेलल लाइन कहाँ है? कहाँ किसके किसके बीच है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है? तो 38 पैरेलल लाइन। सीज फ्राइड रेखा कहाँ है? तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य। सीज फ्राइड कहाँ है? रेखा कहाँ है? तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य। अब देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? देख लीजिए बार बजीर दर्रा अफगानिस्तान चीन के मध्य है, सही है। बारह बजीर दर्रा कहाँ है? तो अफगानिस्तान चीन के मध्य है। सलांग दर्रा अफगानिस्तान में है। बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। स्नेक दर्रा इंग्लैंड में है। स्नेक दर्रा कहाँ है? इंग्लैंड में। बोलन दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। बारह बजीर दर्रा कहाँ है? तो अफगानिस्तान चीन के मध्य में। सलांग दर्रा कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। सर्वप्रथम बादलों का वर्गीकरण
किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था ल्यूक हावर्ड ने। बादलों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ल्यूक हावर्ड ने। दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा देश कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा देश कहलाता है? तो कहलाता है न्यूजीलैंड। देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है, किसे दी जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है अस्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो अस्ट्रोम्बोली को। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पोटियों विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पेटियाँ निम्नलिखित में किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ई ऑप्शन। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत पेटी एवं यूरेशिया के मध्य महाद्वीप पेटी में पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागर पेटी को प्रशांत महासागर का अग्निवलय या ज्वालावृत्त कहते हैं। अग्निवलय या ज्वालावृत्त किसे कहेंगे? परिप्रशांत महासागर पेटी के प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी चारों तरफ से ये फैलता है, तो ऊपर से अंतरिक्ष से देखने में, आसमान से देखने में ये सर्किल की तरह लगता है, इसलिए रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है नेविस। बेनक नेविस इसका पूरा नाम क्या है? बेनक नेविस, जो स्कॉटलैंड में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी बेनक नेविस है, जो स्कॉटलैंड में अवस्थित है। यूके के निम्न ऊंचा वक्ष वाला देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत अधिक ऊंची नीची है। पनामा नहर किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को। पनामा सागर किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को। देखिए, सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर। सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। मैनचेस्टर और लिवरपूल को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है ये कौन जोड़ता है? मैनचेस्टर नहर जो है मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य जोड़ता है। इसका आंसर मैनचेस्टर ही होगा। तो मैनचेस्टर नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? तो मैनचेस्टर व लिवरपूल को। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर पनामा नहर को जोड़ता है। और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर किस नहर को जोड़ता है? तो कील नहर को जोड़ता है। कील उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो कील नहर जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो देखिए ई ऑप्शन होगा, क्योंकि सही जोड़ा क्या है? सुमेलित है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम संकर कपास विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये जाता है भारत को। विश्व में सर्वप्रथम संकर कपास विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो भारत को। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो ये है बरखोयांस्क में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो बरखोयांस्क में। निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पम्पास। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पम्पास। ठीक है ना। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी मृदा से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईडेफिक। मृदा का संरचन एवं उसकी घटकों को ईडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द ईडाफोस से बना है। क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश है रूस। निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आर्ल्टी
पलानो पठार। निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्टी प्लानो पठार। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सांपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी से जाना जाता है? सांपो नदी। नंदा नदी देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत आप बताइए कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है, तो संपीड़ित कहाँ किया जाता है? 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, किसका चंद्रमा है? तो प्लूटो का चंद्रमा है। निक्स और हाइड्रा किसका चंद्रमा? यहाँ चंद्रमा से मतलब ये हुआ उपग्रह, आप यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। माने प्लूटो का उपग्रह कौन कौन है? तो निक्स एवं हाइड्रा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है कौन है? तो वरुण है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये लेता है बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो भूमध्य रेखा के पास। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास। सामान्यतः फुटलूज उद्योग स्थापित किए जाते हैं। फुटलूज उद्योग वैसे स्थानों पर जहां संसाधन का अभाव हो। सामान्यतः फुटलूज उद्योग स्थापित किए जाते हैं वैसे स्थानों पर जहां संसाधनों का अभाव हो। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है तो वो होता है 90 डिग्री। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने अपने अक्ष पर झुकना होता है। मौसम बदलने का क्या कारण होता है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना अपने अक्ष पर झुका होना होता है। इनमें से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो ये हैं दक्षिण एशिया। इनमें से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क देश हैं? तो दक्षिण एशिया। अफगान भारत मैत्री बांध से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित है? तो ये है ऑप्शन ई, क्योंकि सभी उपयुक्त कथन सत्य हैं। इसका पूर्व नाम क्या था? सलमा बांध। अफगान भारत मैत्री बांध का पूर्व नाम क्या था? सलमा बांध। इसमें 42 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 42 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना को बैबकॉस लिमिटेड ने तैयार किया। इस परियोजना को कौन तैयार किया? तो बैबकॉस लिमिटेड ने तैयार किया। यह बांध अफगानिस्तान के हैनान प्रांत में हरीरूर नदी पर है। भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। हैनान बांध प्रांत में हरीरूर नदी पर। माउंट एल्बुरस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है कॉकेसकस पर्वत की। माउंट एल्बुरस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत पर स्थित है? तो कॉकेसकस पर्वत पर। आइए देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालदेश प्रायद्वीप स्थित हैं। वो कहाँ स्थित हैं बालदेश प्रायद्वीप? तो हैं अर्जेंटीना में। बालदेश प्रायद्वीप स्थित हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ तथा सबसे नीचा स्थान बालदेश प्रायद्वीप स्थान है। बालदेव सबसे नीचा स्थान है और एकांक गुआ सबसे ऊपर ऊंचा स्थान है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित किए जाते हैं? तो ये अवस्थित किए जाते हैं बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो बहिर्मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो ये है सलहेर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलहेर।
पूर्वी घाट का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट का प्रमुख पर्वत चोटियाँ में मलायगिरी, गलीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सिंकरामगट्टा जो कि उड़ीसा में है, माधुगुला कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश है, फिर सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत चोटी का है। इसकी ऊंचाई लगभग 1557 मीटर है। सलहेर कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में, जिसकी ऊंचाई 1557 मीटर है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। इनमें से किस धातु को भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है? तो बॉक्साइट को। कौन से धातु को भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है? तो बॉक्साइट को। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम बहुउपयोगी धातु है, इसी को ही भविष्य की धातु की संज्ञा भी दी जाती है। 146 बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं संबंधित उद्योग में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, और सभी युग में सही हैं। ओसाका कहाँ है? तो ओसाका के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सूती वस्त्र और लौह इस्पात के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ओसाका। सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए मिलान। कांच उद्योग के लिए वेनिस। जहाज निर्माण और सूती वस्त्र के लिए नागोया। सूती वस्त्र और लौह इस्पात के लिए ओसाका। सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए मिलान। कांच उद्योग के लिए वेनिस। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी निर्जाति समूह है, वो कौन सा समूह है? तो वो है पश्तून। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी निर्जाति समूह है पश्तून। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो वो होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात। परिक्रमण के कारण क्या होगा? मौसम का बदलना। 149 निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? तो ये बाजरा खरीफ की फसल है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो ये किया है बृहस्पति। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो बृहस्पति। तो ये दोस्तों टेस्ट संख्या 4 नंबर जो है वो खत्म हो गया। अब आपको जल्द ही 5वें नंबर टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा, जो कि किससे रिलेटेड होगा? पाँचवा जो है आप लोग को साइंस से रिलेटेड मिलेगा। तो इस तरीके से आस्था का भी 5 सेट खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद दृष्टि का चालू करूँगा। तो अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आप लोग से अब लेते हैं विदा इस बात के साथ कि आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।